सोमवार से शुक्रवार तक यानी कि 4 दिन फिजिकल कोर्ट काम करेगा और एक दिन शुक्रवार को वर्चुअल मोड में मामलों की सुनवाई की जाएगी। पटना हाई कोर्ट फिजिकल मोड में काम तो करेगा, लेकिन इस दौरान सावधानियां बरतनी होगी। वकीलों के साथ साथ आने वाले दूसरे लोगों को भी मास्क का इस्तेमाल करना होगा। साथ ही साथ जिन मामलों की सुनवाई होगी उनसे जुड़े लोग ही कोर्ट में मौजूद रहेंगे। पटना हाई कोर्ट को पिछले दिनों कोरोना की तीसरी लहर आने के बाद वर्चुअल मोड में कर दिया गया था। तो आपको बता दें कि पटना हाई कोर्ट में अब फिजिकल सुनवाई होगी। दरअसल कोरोना संक्रमितों के आंकड़ों में बढ़ोतरी को लेकर यह निर्णय लिया गया था कि वर्चुअली तरीके से पटना हाई कोर्ट में सुनवाई होगी, लेकिन अब जहां कोरोना के मामले कम होने लगे हैं, जहां बिहार सरकार ने कई रियायतें दी है सीएमजी की बैठक के बाद, तो वह देखिए ये भी अब बातें निकलकर सामने आ रही हैं कि अब पटना हाई कोर्ट में फिजिकल सुनवाई आने वाली 21 फरवरी से शुरू हो सकती है। हालांकि कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना जरूरी होगा। वहीं आपको बता दें कि ये बातें भी सामने आई हैं कि जिन मामलों की सुनवाई होगी उससे संबंधित लोग ही कोर्ट में मौजूद रहेंगे, ताकि कोरोना संक्रमण के फैलाव की आशंका कम से कम रहे। तो पटना हाई कोर्ट में अब फिजिकल सुनवाई होगी। आपको बता दें कि कोरोना संकट के मद्देनजर वर्चुअल मोड में सुनवाई को कर दिया गया था, लेकिन अब आपको बता दें कि फिजिकल तरीके से जो सुनवाई है वो जल्द ही शुरू होगी। आपको बताएं कि अब फिजिकल कोर्ट जल्द शुरू होगा और 21 फरवरी से अगर सब कुछ ठीक रहा तो फिजिकल कोर्ट काम करने लगेगा। सोमवार से शुक्रवार तक यानी कि 4 दिन फिजिकल कोर्ट काम करेगा, साथ ही साथ एक दिन शुक्रवार को ये वर्चुअल मोड में काम करेगा और मामलों की सुनवाई होगी। खबर पर अधिक बातचीत के लिए हमारी सहयोगी एकता हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं, उनसे बातचीत करेंगे और अधिक जानकारी लेंगे। एकता, पटना हाई कोर्ट में अब फिजिकल तरीके से सुनवाई होने वाली है, कितना चुनौतीपूर्ण होगा? जी पूजा, ये बिल्कुल ही चुनौतीपूर्ण होने वाला है, लेकिन क्योंकि कोर्ट का मामला है ऐसे में वर्चुअल तरीके से सुनवाई तो हो रही थी, लेकिन दिक्कत जो है उसे भी झेली जा रही थी। लेकिन अब जिस तरीके से कोरोना के केसेस कम हो रहे हैं, संक्रमण दर कम हो गए हैं, ऐसे में कई सारी चीजों में जब छूट की खबरें मिली है, तो ऐसे में अब हाई कोर्ट में भी जो सुनवाई है वो अब वर्चुअल ना होकर फिजिकल तरीके से होगी, क्योंकि 21 फरवरी से ऐसा कहा जा रहा है, क्योंकि कल शाम को एक मीटिंग बुलाई गई थी और मीटिंग में ये फैसला लिया गया था कि अब 21 फरवरी से जो है वो फिजिकल तरीके से कोर्ट में सुनवाई की जाएगी। और लेकिन इसको लेकर भी कई सारे नियम जो है वो रखे गए हैं, जैसे मामले में जितने लोगों की उपस्थिति जो होगी वही सिर्फ दर्ज होगी और बाकी अन्य लोग जो है वो कोर्ट में मौजूद नहीं रहेंगे। और जितने लोग भी कोर्ट में जाएंगे उन सभी को वैक्सीन लेना जो है वो अनिवार्य होगा, क्योंकि खतरा जो है अभी भी बना हुआ है। ऐसे में जो लोग कोर्ट में मौजूद रहेंगे उन सभी को वैक्सीनेटेड होना जरूरी है। और अब अगर ये फिजिकल तरीके से शुरू किया गया है पूजा, तो कहीं ना कहीं ये चुनौतीपूर्ण बिल्कुल है, लेकिन अब जब केसेस कम हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें जो है अब आगे बढ़ना होगा और जो भी चीज जो रुकी हुई थी उसे सुचारू रूप से लागू करना ही पड़ेगा। ये चुनौतीपूर्ण है, लेकिन हमें अब ये ध्यान देना होगा कि जो भी प्रिकॉशन है उसको लेकर ही आगे बढ़े, चाहे वो वकील हो, जज हो, सभी को मास्क लगाना जरूरी है। साथ ही समय समय पर सैनिटाइजर का उपयोग करना होगा। छोटा सा सवाल आपसे लेना चाहेंगे, ये बातें निकलकर सामने आई हैं कि जो वकील होंगे उन सबको गाइडलाइंस का पालन तो करना ही होगा, लेकिन ये भी बातें सामने आ रही है कि 4 दिन है सिर्फ फिजिकल तरीके से काम होगा, एक दिन फिर वर्चुअल मोड में काम होगा। ये जरा हमारे दर्शकों को समझाइए। जी पूजा, ये कल जो मीटिंग हुई थी उसमें ये फैसला लिया गया है कि सोमवार से शुक्रवार जो है वो फिजिकल तरीके से काम होगा और एक दिन यानी शनिवार को वर्चुअल तरीके से कोर्ट जो है वो सारे मामले की जो है वो वर्चुअल तरीके से ही सुनवाई करेगी। और ऐसा इसलिए भी लिया गया है पूजा, क्योंकि कहीं ना कहीं 4 दिन जो है वो फिजिकल तरीके से होगा, तो पहले देखा जाएगा कि किस तरीके से लेकर सब कुछ मामले जो है वो ठीक से आ रहे हैं कि नहीं। उसके बाद एक दिन जो है वो वर्चुअल तरीके से किया
किया जाएगा। तो ऐसे में सोमवार से शुक्रवार जो है वो फिजिकल तरीके से किया जाएगा और एक दिन जो है वर्चुअल तरीके से किया जाएगा। ये फैसला इसलिए भी अभी लिया गया है क्योंकि अभी जो है चीजों को देखा जाएगा, समीक्षा की जाएगी कि अगर हम फिजिकल तरीके से करते हैं तो अगर केसेस आगे बढ़ने लगेंगे तो फिर से कोर्ट को वर्चुअल मोड में ही डाल दिया जाएगा। इसलिए अभी 4 दिन का ही समय दिया गया है और अब जब स्थिति जो है वो ठीक हो जाएगी तो उसके बाद से फिर से फिजिकल तरीके से कोर्ट जो है वो अपने फैसला जो है वो सुनाना शुरू कर देगा। चलिए एकता, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए और अधिक बातचीत के लिए। तो देखिए, कोरोना की स्थितियों में बिहार में अब सुधार होने लगे हैं और इसी के मद्देनजर कोरोना संकट टलने के बाद पटना हाई कोर्ट में अब फिजिकल तरीके से सुनवाई होगी। यानी कि आने वाले 21 फरवरी को अगर सब कुछ ठीक रहा तो फिजिकल तौर पर सुनवाई होगी। जिन मामलों की सुनवाई होगी उनसे संबंधित लोग जो हैं चलिए इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। बड़ी खबर सीएम नीतीश कुमार के जनता दरबार से जुड़ी हुई आ रही है। 14 फरवरी से फिर से शुरू होगा जनता दरबार। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां सीएम नीतीश सुनेंगे फरियादियों की फरियाद। यानी कि कोरोना संकट में इसे कुछ दिन के लिए बंद कर दिया गया था। कार्यक्रम में सिर्फ वैक्सीनेटेड लोगों को ही आने की अनुमति होगी। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, समाज सुधार अभियान पर भी सीएम निकल सकते हैं। ये भी बातें सामने आ रही है कि सीएम अब समाज सुधार यात्रा पर निकलेंगे। कोरोना की वजह से स्थगित किया गया था कार्यक्रम। तो देखिए, कोरोना के हालात जैसे बिगड़े थे, इन तमाम चीजों को बंद कर दिया गया था। 14 फरवरी से फिर से सीएम नीतीश कुमार का जनता दरबार शुरू होने वाला है। सीएम नीतीश कुमार तमाम फरियादियों की फरियाद पहले की तरह ही सुनेंगे। कार्यक्रम में सिर्फ और सिर्फ वैक्सीनेटेड लोग, यानी कि जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की डोज ली है, उन्हें ही इजाजत होगी। साथ ही साथ अब ये भी बातें निकलकर सामने आ रही है कि सीएम नीतीश कुमार समाज सुधार यात्रा पर भी निकलेंगे। हालांकि कोरोना की वजह से इन चीजों को स्थगित कर दिया गया था। समाज सुधार अभियान पर सीएम निकले थे, कई जिलों का उन्होंने दौरा भी किया। लोगों को कन्या भ्रूण हत्या, छोटी उम्र में विवाह यानी कि बाल विवाह और शराबबंदी कानून को सफल बनाने के लिए उन्होंने लोगों को जागरूक किया था। जीविका दीदियों से बातचीत भी की थी, लेकिन कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के बीच इन तमाम चीजों पर ब्रेक लग गया था। और अब फिर से जब कई सारी रियायतें मिली हैं, कोरोना के मामले कम होने लगे हैं, तो एक बार फिर जनता दरबार शुरू होने जा रहा है। आपको बता दें कि 14 फरवरी से सीएम का जनता दरबार शुरू होगा। चलिए, खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी सृष्टि हमारे साथ लाइव न्यूज रूम से जुड़ गई हैं। सृष्टि, कोरोना के हालात अब सुधरने लगे हैं, जनता दरबार फिर से शुरू हो रहा है और सीएम फिर से समाज सुधार यात्रा पर निकलेंगे। क्या कुछ रणनीति होगी? और जहां एक तरफ कोरोना के आंकड़े गिरने लगे हैं, इस वक्त ये फैसला लेना कितना सही है? जी बिल्कुल पूजा, देखिए 6 फरवरी से जिस तरीके से आंकड़े आए हैं कोरोना के, उससे ये साफ हुआ है कि 6 फरवरी से कोरोना के आंकड़े कम हो गए थे। कोरोना का संक्रमण धीरे धीरे थमने लगा था और उसके बाद अब ये फैसला लिया गया है। खबर सामने आ रही है कि 14 फरवरी से जनता दरबार और 22 फरवरी से नीतीश कुमार, सीएम नीतीश कुमार का जो समाज सुधार अभियान है वो शुरू हो जाएगा। देखिए, जब कोरोना की रफ्तार थमने लगती है पूजा, तो कहीं ना कहीं लोग लापरवाह हो जाते हैं और लोगों की लापरवाही के कारण वापस से कोरोना का खतरा जो मंडराने लगता है। आपने यहाँ पर एक सवाल किया है कि इस समय ये फैसला लेना कितना सही है। देखिए पूजा, जब लापरवाही सामने आने लगती है तो वापस से कोरोना के केसेस बढ़ने लगते हैं। तो जब कोरोना के केसेस घटने लगे हैं और उस समय में वापस से ये दोनों अभियान शुरू करना कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में नीतीश कुमार को खड़ा करता है, क्योंकि जब नीतीश कुमार का जनता दरबार और समाज सुधार चल रहा था उस वक्त भी विपक्ष ने निशाना साधा था, कई सवाल खड़े किए थे कि आखिर क्यों इसको अभी भी चलाया जा रहा है, जिसके बाद इसको रोक दिया गया था, स्थगित कर दी गई थी बैठक होने के बाद। लेकिन अभी जब कोरोना की रफ्तार कम हो रही है, उस बीच में ये फैसला लेना कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को सवालों के घेरे में खड़ा कर सकता है। पूजा, सृष्टि, सवालों के घेरे में होगा ये आप कह रही है, लेकिन
लेकिन देखिए जहां स्थितियां सुधरने लगी है, अगर हम अलग अलग राज्यों की बात करें जहां पर मामले ज्यादा थे वहां भी पाबंदियों को अब कम कर दिया गया है, पाबंदी हटा दी गई है। तो ऐसे में चीजें अब रफ्तार पकड़ने लगी है। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि सीएम ने भी ये फैसला लिया है। देखिए पूजा, ये आपने कहा कि रफ्तार कम होने लगी, लेकिन आज भी पटना एम्स में कोरोना विस्फोट हुआ है, जहां एक साथ 7 कोरोना मरीज मिले हैं। तो कहीं ना कहीं कोरोना संक्रमण कम होने के बाद की लापरवाही है जो कोरोना विस्फोट वापस से हुआ है। तो कहीं ना कहीं सवाल के घेरे में रहेंगे, क्योंकि जब रफ्तार कम होने लगती है लोग लापरवाह होते हैं पूजा, इससे कोरोना का संक्रमण बढ़ने लगता है। तो अभी वो समाज सुधार अभियान और जनता दरबार निकाल रहे हैं, लेकिन सवाल तो उठेगा ही। लेकिन आपको अपडेट दे दे यहाँ पे पूजा जी, जो समाज सुधार निकलने वाला है इनका 20 को तो फरवरी से स्टार्ट करेंगे, जो भागलपुर में निकलेंगे समाज सुधार के लिए। 23 फरवरी जमुई और 26 को बेगूसराय। अगर पहले की बात करें पूजा, तो पहले जब जनता दरबार में खुद रोहतास और सासाराम से 6 मरीज मिले थे कोरोना के, तब भी नीतीश कुमार पर सवाल उठा था और तब जनता दरबार नहीं बंद हुआ था। कहा था उन्होंने, नीतीश कुमार ने भी कहा था कि दुखद घटना है, कोरोना संक्रमित मरीज मिल गए हैं तो उसको बंद कर दिया जाए। और जीतन राम मांझी जो कि एनडीए में ही है, पूर्व मुख्यमंत्री है, उन्होंने भी ये मांग की थी कि इनका जनता दरबार और समाज सुधार बंद होना चाहिए। लेकिन अब वापस से शुरू हो गया है। नीतीश कुमार निकलेंगे, समाज सुधार में बातचीत करेंगे, कुछ बिहार के अहम मुद्दे हैं उन पर, और साथ साथ जनता दरबार की बात करें तो फरियादियों से बातचीत करेंगे। इसको लेकर भी एक अपडेट दे रहे पूजा, जनता दरबार में सिर्फ वैक्सीनेटेड लोगों को ही आना अलाउ रहेगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर सतर्कता बरती है नीतीश कुमार ने, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर वैक्सीनेटेड लोग आएंगे तो वापस से वो चूक नहीं होगी जो जनता दरबार में पहले चूक हुई थी। बिल्कुल। चलिए सृष्टि, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए सीएम नीतीश कुमार समाज सुधार यात्रा के साथ साथ जनता दरबार भी लगाने जा रहे हैं, और फिर से एक बार जो तमाम काम वो कर रहे थे वो अब सुचारू रूप से शुरू होने जा रहा है। यह दरअसल कोरोना के घटते आंकड़ों के मद्देनजर फैसला लिया गया है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। खबरें तमाम देश के नाम, हर सुबह हर शाम हमारी मुहिम से मिले नई पहचान, बिगड़े हालातों में भी बेहतर परिणाम, रहेंगे हर पल आपके साथ। स्थितियां जो भी हों आप तक खबरें पहुंचाएंगे। कोरोना जैसे संकट में न दूर थे न दूर जाएंगे। समाज से जुड़े हर मुद्दे को उठाएंगे। अगर होगा गलत तो मुहिम चलाकर विरोध भी जताएंगे। पत्रकारिता का हर फर्ज निभाएंगे, क्योंकि हम हैं डीटीवी भारत। देश की राजनीति में क्या चल रहा है? क्या कुछ बड़ा होने जा रहा है? क्या राजनीतिक खिचड़ी पक रही? क्या सियासी गलियारों में गर्माहट बढ़ रही? आपके उलझे सवालों को हम समझाएंगे। अंदर खाने की बातों को हम ही बताएंगे। कब कौन कहां गया, सबसे पहले हम ही दिखाएंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है, बढ़ते हैं खबरों की ओर। पटना पुलिस लाइन क्लीन अप के तहत बड़ी कार्रवाई की गई है, जहां 21 सिपाहियों की बर्खास्तगी की गई है। बता दें कि इन सभी सिपाहियों पर
आरोप लगे थे और इसकी जांच जनवरी से ही चल रही थी। वहीं जांच के बाद प्रोसीडिंग चलाकर 21 सिपाहियों की बर्खास्तगी की गई है। इनमें से 5 सिपाही शराब पीने और शराब कारोबार में शामिल हैं, तो वहीं 3 सिपाही भ्रष्टाचार के आरोप में शामिल हैं। बता दें कि 11 को 5 साल से ड्यूटी से गायब रहने पर बर्खास्त किया गया है और 2 को विभिन्न कांडों के आरोपी होने के कारण बर्खास्त किया गया है। तो ये बड़ी कार्रवाई की गई है पुलिस लाइन क्लीन अप के तहत। आपको बता दें कि 21 सिपाहियों की बर्खास्तगी की गई है। चलिए, खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता धीरेन्द्र हमारे साथ जुड़ गए। धीरेन्द्र, आपसे जानना चाहेंगे कि ये बर्खास्तगी की गई है, क्या कुछ पूरा मामला है और स्थिति फिलहाल क्या है? बिल्कुल पूजा, ये 21 सिपाहियों की बर्खास्तगी की गई है। बर्खास्तगी करने का कारण है शराब पीने और शराब बेचने, सोना लूट कांड में भी इन सिपाहियों की जो मौजूदगी है इसके कारण भी हुई है और सरकारी बुलेट भी बेचने के आरोप भी लगे हैं और जो सरकारी गाड़ी है उसमें से तेल बेचने का भी आरोप के समय के साथ साथ कई अन्य मामलों में जो आरोप लगे हैं, इन सभी आरोपों को देखते हुए 21 सिपाहियों को बर्खास्त कर दिया गया है और ये बर्खास्त पटना के पुलिस लाइन से किया गया है और एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों के नेतृत्व में एक कार्रवाई की गई है और ये पहली कार्रवाई नहीं है और पहले भी, इससे पहले भी 2018 की गई थी। जी पूजा। बिल्कुल धीरेन्द्र, तो हम कह सकते हैं कि अब पुलिस प्रशासन भी अपने लोगों को भी नहीं बख्शने को तैयार है, पूरी तरीके से सख्त है और जो भी गलत होगा उन पर कार्रवाई होगी। बिल्कुल, जो भी पुलिस है वो गलत करते हुए पकड़े जाएंगे, उन पर आरोप लगेंगे, जांच होगी और उन पर भी कार्रवाई होगी, क्योंकि पुलिस प्रशासन ही सुशासन लाती है, लेकिन पुलिस ही यदि गलत करे तो आम जनता को क्या कर सकते हैं। इसलिए पुलिस को बर्खास्त कर ये बहुत बड़ी मुहिम चलाया जा रहा है कि पुलिस भी इससे अब नहीं बच सकते हैं। गलत करने वाले जितने भी पुलिसकर्मी हैं, सिपाही हैं, उन्हें भी बर्खास्त किया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, पुलिस प्रशासन अब सख्त हो गई है। चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। सुपौल के भीमनगर पंचायत के वार्ड 10 के समीप भीमनगर एसएसबी बीओपी के जवानों ने गुप्त सूचना के आधार पर 110 किलो गांजा के साथ एक कारोबारी को गिरफ्तार किया है, जहां पकड़े गए कारोबारी की पहचान पवन कुमार यादव के रूप में की गई है। तो देखिए, भारी संख्या में गांजा जो है वो जब्त किया गया है। तो स्थिति ऐसी है कि अवैध रूप से कई काम हैं जिसको अंजाम दिया जा रहा है। हालांकि ये हम जरूर कह सकते हैं कि पुलिस प्रशासन सख्त है। 110 किलो गांजा एसएसबी के जवानों ने जब्त किया है। साथ ही साथ एक तस्कर को, एक कारोबारी को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 2/22 को रात्रि को सूचना प्राप्त हुई थी कि मादक पदार्थ का तस्करी संचाधार होकर हो सकता है। इसके बाद बीओपी सैलसपुर और बीओपी भीमनगर का संयुक्त टीम का गठन किया गया। संयुक्त टीम ने संचाधार के पास नाका लगाया और लगभग 3:50 पर सुबह के समय पर एक व्यक्ति जिसका नाम पवन कुमार है सामान के साथ पकड़ाया। चलिए, खबर पर अधिक बातचीत के लिए हमारे संवाददाता राजेश हमारे साथ सुपौल से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजेश, क्या कुछ पूरा मामला है और फिलहाल क्या अपडेट? जी कुछ आपको बता दूं कि भीमनगर एसएसबी बीओपी के जवानों को बड़ी सफलता मिली है। उन्होंने गुप्त सूचना के आधार पर एक गांजा जो तस्कर से कारोबारी थे उनको गिरफ्तार किया, साथ ही साथ 110 किलो गांजा भी बरामद किया गया। जी पूजा। राजेश, यहाँ पर एक सवाल भी हम आपसे पूछना चाहेंगे कि देखिए, भारी मात्रा में इस तरीके से गांजा बरामद होना ये क्या संकेत देता है? क्योंकि जब ऐसी चीजें होती हैं पुलिस प्रशासन पहले नकेल क्यों नहीं कसती? देखिए पूजा जी, पुलिस प्रशासन नकेल कस रही है, जिसका रिजल्ट जो है सामने निकल करके आया है कि जो शराब जिसका रिजल्ट सामने निकल के आया, जो गांजे कारोबारी है वो पुलिस की गिरफ्त में आ गए हैं। भले कारोबारी कितना भी साथी क्यों न हो, लेकिन सुपौल प्रशासन जो लगातार कारोबारियों पे और अवैध कारोबारियों पे नकेल कसने के लिए हमेशा तैयार है। जी पूजा। बिल्कुल। चलिए राजेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, पुलिस प्रशासन लगातार
सख्त है और पुलिस प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रही है। जहां एक तरफ शराबबंदी को सफल बनाने के लिए कार्रवाई हो रही है, तो देखिए अवैध रूप से जो गांजा बरामद किया गया है इसमें भी पुलिस को सफलता मिली और पुलिस लगातार अपनी तरफ से कार्रवाई कर रही है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। पटना सिटी के बाईपास थाना में पुलिस ने गश्ती के दौरान 20 लाख का अवैध पान मसाला बरामद किया है। जहां लोड करने की नीयत से सड़क किनारे 20 लाख रुपए का अवैध पान मसाला भरा 42 कार्टन रखा हुआ था। वहीं पुलिस ने बताया है कि अवैध रूप से रजनीगंधा और पान मसाला के कार्टून को कहीं दूसरे स्थान पर भेजने की तैयारी की जा रही थी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। वहीं ये कयास लगाए जा रहे हैं कि टैक्स जीएसटी से बचने के लिए ये दूसरे राज्यों से लाया गया था। खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मुकेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मुकेश, भारी संख्या में पान मसाला बरामद किया गया है, क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल, जहां तक बात की है तो पटना सिटी एक बड़ा मंडी माना जाता है। इसी को लेकर कल बाईपास थाना क्षेत्र के टीवीएस शोरूम के पास ये 20 लाख से ऊपर की पान मसाला बरामद किया है, जो कि कई बार में पाए गए पान मसाला। तो जाहिर सी बात कर सकते हैं, या तो एक अंदाजा लगा सकता है या तो चोरी का माल होगा जो उधर किया जा सकता है, या तो जीएसटी देने से बचने के हिसाब से माल जाता है। लेकिन सड़क किनारे जिस तरीके से बड़े पैमाने पर माल को बरामद किया गया, पुलिस भी अचंभे में है कि किनकी माल है। ये सारे पहलू को वो जांच कर रहे हैं और अचंभे में कि किनकी माल है, इसकी आगे जो प्रक्रिया है वो जांच चल रही है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए मुकेश। तो देखिए 20 लाख का अवैध गांजा पुलिस ने बरामद किया है। अगली खबर का रुख करते हैं। मोकामा में किराना व्यवसायी से बड़ी लूट हुई, जहां व्यवसायी राधे श्याम किराना स्टोर में खरीदार बनकर 4 युवक आए और सामान की मांग की, जिसके बाद लुटेरों ने हथियार निकालकर व्यवसायी समेत 4 अन्य मजदूरों को कब्जे में कर लिया और दुकान से तकरीबन 2 लाख नकद रुपए लूट कर ले गए। वहीं लूट की इस घटना से व्यवसायियों में खौफ कायम हो गया है। साथ ही मौके पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी के सहारे लुटेरों को दबोचने की कोशिश शुरू कर दी है। उधर नजर दे के उत्तर साइड में एक आदमी जो है केवाड़ी उधर भिड़काया तो मेरा जो है दिमाग खनक गया। उसके बाद इधर दरवाजा, मेन दरवाजा, दूसरा आदमी जो है भिड़काना शुरू किया। उसके बाद क्या किए कि हम लोग को जो है बस चारों एक के बाद पिस्टल जो है हमको भी और मेरा स्टाफ लोग भी जो था उस सबको भी जो है दिखला दिया और सबको भीतर दुकान के अंदर एक रूम में बंद करके बाहर से लगा दिया। और जो मेरा जो है रकम था, दुकानदारी था दिन भर का, वो जो है सब घींच घाच के नोच के उठा के समेट के ले गया। कटिहार नगर थाना क्षेत्र के गर्ल्स स्कूल के सड़क की हालत जर्जर पड़ी हुई है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से इस इलाके में जल जमाव की समस्या आम हो गई है और आसपास के दुकानदारों ने इसकी शिकायत स्थानीय निगम द्वारा वरीय अधिकारियों को की है। वहीं विभाग ने इस जल जमाव से बचाव के लिए इलाके पर ईंट पत्थर के टुकड़ों के साथ मिट्टी डालकर लीपापोती कर दी, जिसके कारण सड़क की हालत और जर्जर हो गई। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पहले चरण की वोटिंग कल होनी है। ऐसे में अब दल जनता को अपनी तरफ लेने के लिए एड़ी से चोटी तक का दम लगाने में जुटे हैं। बीजेपी से लेकर सपा तक और बसपा से लेकर कांग्रेस तक सभी पार्टी चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और बीजेपी के स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ आज बरेली, रामपुर और मुरादाबाद के चुनावी दौरे पर रहेंगे, जहां वो चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। वहीं यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह आज बिजनौर प्रवास पर रहेंगे, जहां वे कार्यकर्ता संवाद, संगठनात्मक बैठक और जनसंपर्क करेंगे। वहीं समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव आज समाजवादी रथ लेकर रामपुर पहुंचेंगे। वो दिन भर 9 जनसभाओं को रामपुर में संबोधित करेंगे। 10 फरवरी को अखिलेश यादव मुरादाबाद में चुनाव प्रचार करेंगे। यूपी में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान का समय आ गया है। सपा, बसपा, कांग्रेस और भाजपा सभी दलों में महामंथन का दौर है। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के पहले चरण के चुनाव के लिए
कांग्रेस बुधवार यानी कि आज दोपहर 12:30 बजे अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। इससे पहले पार्टी युवाओं के लिए भर्ती विधान घोषणा पत्र और महिलाओं के लिए शक्ति विधान घोषणा पत्र जारी कर चुकी है। इससे पहले मंगलवार को बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया था। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए DTV भारत। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।